मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन उसका अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन के दौरान हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी वो पढ़ी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि कहाँ पर इस सभ्यता का उद्भव हुआ, कौन सी दो नदियाँ थी जहाँ पर इस सभ्यता का पता चला, इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में भी हमने जानने का पूरा प्रयास किया कि उत्तर में क्या विशेषता थी, दक्षिण में क्या थी और पूर्व में क्या थी। इन सभी चीज़ों का हमने एनालिसिस किया, अध्ययन किया, जिससे हमें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसको जानने में मदद मिली। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में मैंने बताया था कि लगभग 5000 से 5200 वर्ष पहले इस सभ्यता के बारे में पता चला और ये बड़ा एक आश्चर्य हुआ विद्वानों को, इतिहासकारों को, कि इतने वर्ष पहले इतने सुनियोजित जो नगर थे वो बस चुके थे वहाँ पर। जो शहरीकरण का जो बात कर रहे हैं हम, शहरीकरण जो आज की जो है शहरीकरण की योजना वो उस समय थी कहाँ पर, मेसोपोटामिया में। और जो लेखन कला थी उसका भी विकास मेसोपोटामिया में हो चुका था। तो इन सभी चीज़ों का हमने चर्चा की। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इस सेकंड चैप्टर में वो है हमारा शहरीकरण का महत्व। अब है कि शहरीकरण का महत्व क्या है। देखिए, अचानक शहर कभी नहीं बने हैं। रोजगार की तलाश में या अच्छी एजुकेशन क्या व्यापार के लिए बहुत से लोगों ने गांव से पलायन किया, गांव की ओर पलायन किया, तो वहां पर कस्बे बनते चले गए और कस्बों से क्या बन गए, शहर बन गए। पहले आप देखते होंगे कि पहले गांव में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, अच्छी एजुकेशन मान सकते हैं, जो सेवाएं मिलती है शहरों में, जो सेवाएं हैं वो शायद गाँव में नहीं मिल पाती इतनी, तो उन सेवाओं के लिए, व्यापार के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए लोगों का जो रुझान होता है वो शहरों की ओर ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हुआ कि जो शहरीकरण है इसका महत्व क्या है कि पहले ज़्यादा संख्या में शहरों में लोग नहीं रहते थे, बिल्कुल नहीं रहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली, सेवाओं के लिए, उत्पादन के लिए या व्यापार के लिए लोगों का रुझान शहरों की ओर हो गया। और पहले क्या बन गए, कस्बे, और उन्हीं कस्बों ने किसका रूप ले लिया, शहरों का रूप ले लिया। तो शहरीकरण के जो महत्व है उसमें पहला आप ये लिखेंगे कि पहले बड़ी संख्या में लोग नहीं रहते थे। गांव में भी आप देख लीजिए, ढानियों में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन शहर देखो एक जगह बसे हुए हैं, पूरा शहर बसा हुआ है, उसके पास में छोटे छोटे कस्बे बसे हुए हैं, कई सोसाइटीज़, कई कॉलोनियाँ कट गई है। क्यों? क्योंकि मैंने वजह बता दी आपको, चाहे सेवाएं हो या व्यापार हो, उनके लिए लोगों का जो रुझान है वो शहरों की ओर ज़्यादा हो जाता है। तो पहला आप क्या लिखेंगे कि बड़ी संख्या में पहले शहरों में लोग नहीं रहते थे, लेकिन उसके बाद में क्या चीज़ बदली वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके समझाने के लिए, कि जब किसी स्थान पर खेती के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां होने लग जाती थी, यानी कि पहले आर्थिक रूप से किसके ऊपर डिपेंड था व्यक्ति, खेती के ऊपर, लेकिन खेती के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियां जब आई सामने तो उनमें व्यक्ति संलग्न होने लग गए, उन आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने लग गए। तो जब वो भाग लेने लग गए, गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पर लोगों का रुझान किधर हो गया, शहरों की ओर हो गया, और कस्बे में जाकर वो लोग रहने लग गए, कस्बों का निर्माण करने लग गए, जिससे वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ गया। सीधी सी बात है, शहरीकरण का महत्व हम पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज देखनी है कि पहले शहरों में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन पूरी तरह से आश्रित किसके ऊपर थे, खेती के ऊपर। लेकिन अब खेती से अलग हटकर अन्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें लोग शामिल होने लग गए। देख लीजिए, गांव में कोई औद्योगिक इंडस्ट्रीज नहीं होती है, जो भी आप रोजगार के अवसर तलाशते हैं वो कहाँ तलाशते हैं, शहरों में। जितनी भी अच्छी सेवाएं हमें सुविधाएं चाहिए वो कहाँ हमें मिलती है, शहरों में। तो ये कई ऐसी वजह है जिसकी वजह से शहरों का
विकास हुआ। तो पहले भी जो मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं उस समय भी शायद संभवतः ऐसा ही हुआ होगा कि गाँव में खेती के लिए पर्याप्त या तो पानी नहीं रहा होगा या पर्याप्त जमीन नहीं रही होगी, तो धीरे धीरे उनका रुझान दूसरी तरफ होने लग गया और कस्बों का निर्माण हो गया और कस्बों से क्या बन गए, शहर बन गए। तो ये जो टॉपिक है वो याद रखेंगे कि आप जब किसी स्थान पर खेती के अलावा, आप देख लीजिए आप अपने खेतों, आप गाँव में रहते हैं, गाँव में अगर आप खेती के साथ साथ अन्य कई उत्पादन के कार्य कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप छोटी सी फैक्ट्री भी डाल सकते हैं, छोटा सा उद्योग भी डल जाता है और वहाँ पर लोग काम करने के लिए आते हैं। तो लोगों की संख्या वहाँ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई। तो ऐसा ही कस्बों में हुआ कि खेती के साथ अन्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो होने लग गई, जिससे क्या बन गए, कस्बे बन गए और जनसंख्या घनत्व बढ़ने लग गया। जनसंख्या घनत्व आप जानते हैं ज्योग्राफी का पॉइंट है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, फिर इसके एक लॉजिक और था कि कस्बों की ओर जाने के पीछे वजह क्या थी, व्यापार हो, उत्पादन हो या फिर सेवाएं। ये कई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से कस्बों का निर्माण हुआ। व्यापार के लिए लोग जाने लग गए, प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, और सेवाओं के लिए लोगों का रुझान किसकी ओर होने लग गया, कस्बों की ओर रहने लग गया। अब देखो अगली चीज है, शहरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। ये बहुत बड़ी चीज है कि शहरों के जो लोग थे वो आत्मनिर्भर नहीं थे। अब थोड़ा सा आपको एक अंतर बताता हूं मैं। गांव में व्यक्ति, किसान जो होता है वो खेती का कार्य करता है और उसको पता है कि मुझे खेत में अनाज उगाना है, वो अनाज मैंने उगा लिया, मैंने उसको खा लिया, बच गया, जो अगले साल फिर से मैंने उसको बो दिया और मेरा वही प्रोसेस चल रहा है। तो कहने का मतलब आत्मनिर्भर खुद है, वो खेती भी कर रहा है, उसको खा भी रहा है, जानवरों के काम में भी ले रहा है, फिर अगले साल खेती कर रहा है, आत्मनिर्भर है वो। लेकिन शहरों के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं होते। उन्हें किसी ना किसी चीज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर या आश्रित रहना पड़ता है। यह फैक्ट चीज है कि शहरों में जो लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। उन्हें चाहे उत्पादन हो या व्यापार हो, उसके लिए अन्य लोगों पर, चाहे वो शहर का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर निर्भर रहेगा या तो वो, या फिर गांव के व्यक्तियों के ऊपर निर्भर वो रहता है। तो ये चीजें हैं कि वह अन्य व्यक्तियों के, शहर का जो व्यक्ति होता है वो शहर के लोगों के ऊपर आश्रित रहता है या फिर गांव के लोगों के ऊपर आश्रित होता है। ठीक है, और मैंने उदाहरण बता ही दिया कि कोई भी आप चीज कीजिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक मूर्तिकार है, पत्थर की मूर्ति बनाने वाला, उसका एक उदाहरण आपकी किताब में भी दे रखा है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक मूर्तिकार है जो पत्थर की मुद्रा बनाता है, मूर्ति बनाता है। उसका कार्य क्या है, केवल मूर्ति बनाना, उसको नक्काशी करना है, उसको बनाना है। लेकिन वो पत्थर कहां से आ रहा है, आत्मनिर्भर हो गया वो। पत्थर नहीं आएगा तो वो मूर्ति नहीं बना पाएगा। अब उससे क्या हो रहा है कि सबके काम भी बटे हुए हैं, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम विभाजन कैसे, जैसे मूर्तिकार है, उसको मूर्ति बनाने के लिए पत्थर चाहिए। अब वो पत्थर जो है वो कौन सी खान से आ रहा है, तो उस खान में वो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो उस पत्थर को निकालने का कार्य कर रहे हैं। अब वो हाथ से निकाल रहे हैं, मशीन से निकाल रहे हैं, तो उस पत्थर को निकालने की जो मशीन है वो कहां से बन के आई है, उसको भी कोई व्यक्ति बना रहा है, तो वो उनका रोजगार हो गया। तो कहने का मतलब आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, किसी ना किसी चीज के लिए हमें दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। शहरों की मैं बात कर रहा हूं, या व्यक्तिगत पर्सनली कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर बहुत से व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होते, उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो उदाहरण मैंने मूर्ति का बता दिया कि मशीन से पत्थर कट के आ रहा है, वो मशीन पता नहीं किसने बनाई है, तो उनको वो रोजगार मिल रहा है। फिर वो पत्थर जो काट रहे हैं, जो खाद्यान्न में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। पत्थर निकाल रहे हैं और निकाल कर माल की आवाजाही जो गाड़ी कर रही है, जो वाहन कर रहा है, उसको भी काम मिल रहा है। फिर वो आ गया उस
मूर्तिकार के पास में जो उसका रूप ढांचा बना देगा, ढांचा उसने बना दिया, अब ढांचा बनाने के लिए जो उसको औजार चाहिए वो औजार खुद तो बनाएगा नहीं, वो औजार भी कोई और बना रहा है तो उसको भी वो रोजगार मिल गया। फिर उसके बाद में उसको मैं साज सज्जा करूंगा, नक्काशी करूंगा, उसके ऊपर कलर करूंगा, उसके ऊपर हीरे नगीने जड़ूंगा मैं, तो वो हीरे नगीने कौन बना रहा है? वो कोई और व्यक्ति बना रहा है। मूर्तिकार का तो काम क्या है? केवल मूर्ति बनाना, लेकिन उस मूर्ति बनाने से लेकर उसके निर्माण से लेकर वो कहाँ से आया है, पत्थर किस मशीन से कट के आया है, वहां से लेकर बेचने तक बहुत से लोगों की उसमें क्या होती है? भूमिका होती है, तब जाकर एक मूर्ति का निर्माण होता है। तो इससे कहते हैं श्रम विभाजन, कि एक कार्य को, भाई एक कार्य है मूर्ति बनाना, लेकिन मूर्ति बनाने के पीछे बहुत से लोगों को क्या मिल गया? रोजगार मिल गया, काम बन गया, श्रम मिल गया, तो वो होता है श्रम विभाजन अलग अलग। लेकिन निर्माण किसका करना है? मूर्ति। सुनार देख लीजिए, सुनार जो गहने हैं वो बनाता है, ठीक है, लेकिन सोना खुद थोड़ी बनाता है। सोना उसको जब आप आभूषण सोना ला के दोगे, चांदी ला के दोगे तो वो बनाएगा। फिर उसको बनाने के लिए भी उसको मजदूर रखने पड़ते हैं, मजदूर रख लिए, अब वो सोना कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है, तो उनको भी वो रोजगार मिल रहा है, फिर उसको बेच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज होती है श्रम विभाजन। और आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं कि बहुत से व्यापार या उत्पादन की कई ऐसी चीजें हैं जहां पर हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमें अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी आप फैक्ट्री डाल लीजिए, फैक्ट्री डाल दी, फैक्ट्री में अगर मजदूर नहीं है तो आप किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। मजदूर आ गए, फिर उस चीज को बनाएंगे, उस चीज में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो जो चीजें जहां से आती है उनको भी काम मिल रहा है और वहां आकर मजदूरों को भी काम मिल रहा है, तो ये चीज होती है श्रम विभाजन। तो कहने का मतलब यह है कि शहरों के जो लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये चीज हो गई आपकी शहरीकरण का महत्व। हमने शहरीकरण के बारे में देख लिया, लोगों का रुझान शहरीकरण की ओर हो रहा है, अंतर हमने देख लिया, चाहे उत्पादन हो, चाहे सेवाएं हो या व्यापार हो, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों का जो रुझान है वह शहरों की ओर हो रहा है। जब कृषि के अलावा अन्य आर्थिक जो गतिविधियां होने लग जाएं तो उससे क्या होगा? कस्बों का क्या होता है? निर्माण। और कस्बे किस रूप में बदल जाते हैं? शहरों के रूप में बदल जाते हैं, जिससे वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और एक चीज मैंने पहले कही थी, पहले ज्यादा संख्या में शहरों में लोग नहीं रहते थे, लेकिन पूरी तरह से खेती पर आश्रित नहीं रहने की वजह से वो व्यापार करना चाहते थे, उत्पादन करना चाहते थे अन्य चीजों का, सेवाओं का, तो कहने का मतलब उनका रुझान उधर हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने बता दिया, व्यापार, उत्पादन और सेवाएं, और शहरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं है। मैंने बता दिया कि गांव के लोग, जो किसान होता है वो क्या है? पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मैं मानता हूं कुछ जगह हो सकता है कि वो आत्मनिर्भर नहीं हो, लेकिन एक किसान जब खेती कर रहा है, अनाज बो रहा है, अनाज बोकर उसको खा भी लेता है, तो उसको ज़्यादा आत्मनिर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। ठीक कह रहे हैं, मतलब किसी के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है वो, ठीक है। तो वो अपना काम खुद कर रहा है, अनाज बो रहा है, खा रहा है, फिर अगले साल उसी प्रोसेस को अपना रहा है, तो ज़्यादा वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन शहरों में किसी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत से लोगों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, शहरीकरण का महत्व। अब आपके आता है शहरों में माल की आवाजाही। शहरों में माल की आवाजाही, यानी कहने का मतलब मेसोपोटामिया में जो भी चीज़ उत्पादित होती थी, प्रोडक्शन होता था, उसको क्या करते थे? वो व्यापार के रूप में भी करते थे। व्यापार किस तरह से करते थे? जो चीज़ बन गई है या उत्पादित हो गई है वो शहरों तक किस प्रकार से जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का अभाव। मेसोपोटामिया में खनिज जो संसाधन थे उसका क्या था? अभाव था। अब खनिज संसाधन का अभाव है तो आपको क्या है? खनिज के लिए अन्य देशों के ऊपर क्या रहना पड़ेगा? आश्रित रहना पड़ेगा। आप दूसरे देशों से खनिज की जो संसाधन, जो भी चीजें हैं वो आप दूसरे देशों से मंगाएंगे,
ठीक है। दूसरा है दक्षिण भाग। पता है दक्षिण भाग क्या था? मरुस्थल। देखा था ना, दक्षिण भाग क्या था? मरुस्थल। तो सीधी सी चीज है कि दक्षिण भाग जो मरुस्थली भाग था वहां पर जैसे औजार हो या मोहरे हो, आभूषण, इन सभी की क्या थी? कमी थी। दक्षिण भाग में औजारों, आभूषण, ठीक है, औजारों, आभूषण और मोहरे आदि के लिए आवश्यक पत्थर की कमी। ठीक है। दक्षिणी भाग क्या था? पूरा मरुस्थलीय, उपजाऊ मिट्टी आ गई, लेकिन जो पत्थर औजार बनाने के लिए, आभूषण या मुद्राएं बनाने के लिए चाहिए था, उसका यहां पर क्या था? अभाव था। ठीक है। उसके बाद में जो इराकी लकड़ी थी, काहे की? खजूर की, क्योंकि लकड़ी का काम बहुत सी चीजों में लिया जाता था। पहिए बना दिए, नाव बना दी, या फिर गाड़ी बना दी लकड़ी की। तो इन सभी चीजों के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? लकड़ी के। तो जो इराकी लकड़ी थी वो खजूर और पॉपलार, दो पेड़ थे फेमस वहां पे, पॉपलार। ये जो लकड़ी थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी सख्त अच्छी नहीं थी जिससे गाड़ी बनाई जा सके, पहिए बनाए जा सके, या अन्य कोई चीज मजबूती वाली जो चीज है वो इसको बना सके। तो ये अच्छी नहीं थी, इसलिए इनको इन चीजों के लिए भी अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया। अब यहां पर किसी प्रकार की धातु नहीं थी। चौथा है धातु नहीं थी। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया में किसी प्रकार की धातु नहीं थी। ठीक है, उन्हें औजार, पात्र और गहने बनाने के लिए अन्य देशों पर क्या होता था? निर्भर होना पड़ता था, जहां पर धातु की मात्रा ज्यादा होती थी। उसके अन्य पास में देश कौन कौन से थे? ईरान, तुर्की और अन्य कई खाड़ी प्रदेश, यानी ईरान, तुर्की, खाड़ी प्रदेश। ठीक है, यानी इराक के पास में जो भी आसपास के खाड़ी प्रदेश थे, या फिर ईरान या तुर्की, तो मेसोपोटामिया को क्या था कि इन लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ से खनिज संसाधन ये प्राप्त कर लेते थे, धातु प्राप्त कर लेते थे, जिस धातु से क्या करते थे? धातु से औजार, पात्र और गहने ये क्या करते थे? बनाते थे। ठीक है, और कहने का मतलब उन देशों से, जैसे खाड़ी देश हो या ईरान हो, यहाँ से क्या क्या मंगाते थे? लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, कई ऐसी चीजें थी। संभवतः ये कहा जाता है कि संभवतः ये जो लोग थे मेसोपोटामिया वाले, वो लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, ये कहां से मंगाते थे? संभवतः ईरान, तुर्की और खाड़ी प्रदेशों से। तो कहने का मतलब ये इन लोगों से इन चीजों का क्या करते थे? व्यापार करते थे। आपको पता है, एक चीज और पता है कि ये धातुएं सारी क्या चीज बनती है? तांबा प्लस रांगा मिलकर क्या बनाते हैं? कांसा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये धातुएं हैं। तो इन धातुओं का व्यापार मेसोपोटामिया के लोग किनसे करते थे? ईरान, तुर्की और वहां के खाड़ी प्रदेशों से, क्योंकि खनिज का अभाव था। सबसे पहली चीज, तो कोई भी चीज आप निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए खनिज की आवश्यकता अगर है तो दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दक्षिणी जो भाग है मरुस्थलीय भाग था, इसलिए
औजार, आभूषण, मोहरे आदि बनाने के लिए जो पत्थर काम में आना चाहिए था वो पत्थर इनके पास नहीं था, तो इसलिए खाड़ी देशों से या ईरान, तुर्की से मंगाया जाता था। इराक की जो लकड़ी खजूर की और पॉपलार की जो लकड़ी थी वो सख्त नहीं होती थी, अच्छी नहीं थी, जिससे कि गाड़ी बनाई जा सके, लकड़ी की पहिए बनाए जा सके या अन्य कोई मजबूती वाले साधन बनाए, नाव बनाई जा सके। तो इतनी मजबूत नहीं थी कि नाव भी बनाई जा सके, इसलिए लकड़ी का भी ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ पर किसी प्रकार की धातु नहीं थी और धातु के लिए उसे अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। क्या क्या मंगाते थे अन्य देशों से संभवतः? लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना। ठीक है, इन चीज़ों का ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। मालवाहक के लिए, मालवाहक सामान लाने ले जाने के लिए किसको काम में लेते थे? पशुओं को। लेकिन वो इनके लिए ज़्यादा कारगर साबित, अच्छे साबित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भारी माल पशुओं पर लाद कर ले जाना मुश्किल था। खाड़ी प्रदेश थे, पर्वतीय प्रदेश थे, तो पर्वतों से ऊपर निकल के जाना बहुत मुश्किल होता था जानवरों के लिए कि उनके ऊपर भारी माल लाद कर ले जाया जा सके। तो मैंने आपको बताया था कि दजला फरात नदियाँ अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती थी, तो इन्होंने क्या किया, नाव। व्यापार के लिए अगर इन्होंने कोई चीज़ चुनी तो वो था जलमार्ग। नाव का आविष्कार किया और जलमार्ग से ये व्यापार करते थे, माल का आवाजाही करते थे। भाई पशुओं को काम में लेते थे वो मालवाहक के लिए, तो पशुओं के ऊपर ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता था। उनके लिए चारा है, पौष्टिक आहार है पशुओं के लिए, क्योंकि उसको चल के भी जाना है, माल भी ढोना है, तो इसलिए उनका खर्चा बढ़ जाता था। तो उन्होंने क्या अपनाया, जलमार्ग का रास्ता अपना लिया और जलमार्ग के द्वारा ये व्यापार करते थे। तो ये दो चीज़ आज की आज आपके हो गई है, एक तो शहरीकरण का महत्व और एक शहरों में माल की आवाजाही।